बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हमल के दौरान हवाई सफ़र की। अगर आपको हवाई सफ़र करना है और आप हमल से हैं तो बहुत सारे सवालात ज़हन में आते हैं। क्या हम हमल के दौरान सफ़र कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो हमल के दौरान सबसे महफूज वक्त कौन सा है सफ़र करने का? और क्या हवाई सफ़र करने से मुझे या मेरे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा? और अगर कोई नुकसान हो रहा है तो उसको मैं कैसे बचाऊं? और दूसरा क्वेश्चन अक्सर ये आता है कि क्या मैं स्कैनर से गुज़र सकती हूँ और मुझे कौन सी चीज़ें अपने साथ लेके जाना पड़ेंगी। ये सारी बातें हम डिटेल में इस प्रोग्राम में करेंगे। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो प्रेग्नेंट भी होती है और उनको बाहर भी जाना होता है, बाहर के मुल्कों में भी जाना पड़ता है। जैसे कुछ अपनी जॉब की वजह से जा रही हैं, कुछ उम्रे पे जा रही हैं, कोई छुट्टियों में आए थे, फिर उनको प्रेगनेंसी हो गई और फिर वो वापस अपने मुल्क जा रही हैं। तो ऐसी ख़वातीन को ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्या हवाई सफ़र मुझे या मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं। अगर आपका हमल सीधा साधा है और कोई पेचीदगी नहीं है और लो रिस्क प्रेगनेंसी है तो आप हवाई सफ़र कर सकती हैं। उससे आपके हमल पे, आपके बच्चे पे, आपको या आपके बच्चे पे कोई मुज़र असरात नहीं होंगे। अगर आप कभी कभार सफ़र करती हैं तो उसके कोई मुज़र असरात नहीं होंगे। मगर अगर आप रेगुलर हवाई सफ़र कर रही हैं तो ताबकारी का कुछ खतरा बढ़ जाता है। सो रेगुलर हवाई सफ़र हमल के दौरान नहीं करना चाहिए, मगर कभी कभार आप हवाई सफ़र कर सकती हैं और उसकी कोई भी मुज़र असरात नहीं है। इसका भी कोई सबूत नहीं है कि हमल के दौरान हवाई सफ़र से आपको इसकात हमल होगा या आपको टाइम से पहले बच्चा पैदा हो जाएगा या पानी की थैली पहले से टूट जाएगी। इसका कोई सबूत नहीं है कि ये परवास की वजह से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप आराम से सफ़र कभी कभार कर सकती हैं, नॉट रेगुलर। अच्छा, हमल के दौरान सबसे बेहतर टाइम कौन सा है, मौजूद टाइम कौन सा है जिसमें मैं आराम से सफ़र कर सकती हूँ? ये डिपेंड करता है एयरलाइंस पर। कुछ एयरलाइंस ऐसी हैं जिनके अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जिनके अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। मोस्ट एयरलाइंस जो अलो करती हैं हवाई सफ़र, उनमें सबसे बेहतरीन वक्त है 37 हफ्तों से पहले। अगर आपको एक बच्चा है, आपका हमल एक बच्चे वाला है, मीन पेट में एक बच्चा है और आप 37 हफ्तों से पहले हैं तो आप आराम से हवाई सफ़र कर सकती हैं। 37 हफ्तों के बाद किसी भी वक्त आपको दर्द शुरू हो सकते हैं तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर एयरलाइंस के लिए आपको मैनेज करना। इसलिए आपको बहुत सारी एयरलाइंस सिंगल बच्चे, जिसको एक हमल वाला बच्चा है, वो 37 हफ्तों से पहले आराम से सफ़र कर सकती हैं। अच्छा, जिनको जुड़वा बच्चे हैं, जिनको वो 32 हफ्तों से पहले सफ़र कर सकती हैं, क्योंकि वो औरतें जिनको जुड़वा बच्चे हैं उनमें टाइम से पहले दर्द और टाइम से पहले पानी की थैली छूटना बहुत कॉमन है। तो ऐसी औरतों को मशवरा दिया जाता है कि वो 32 हफ्तों से अनकॉम्प्लिकेटेड हमल, जिसमें कोई पेचीदगी नहीं है और सिंपल सीधा साधा हमल है, वो आप 32 हफ्तों से पहले सफ़र कर सकती हैं। उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि मुझे अगर मैं हवाई जहाज़ से सफ़र करती हूँ तो मुझे कौन से मसले दरपेश होंगे। जो ख़वातीन हवाई जहाज़ में सफ़र करती हैं उनको दौरान परवाज़ टांगों की सूजन या टांगों का वरम, नाक का बंद हो जाना और कानों के मसले हो सकते हैं। ऐसी औरतें जो हवाई सफ़र कर रही हैं और सफ़र के दौरान हवा में हवा का उतार चढ़ाव और नमी का दबाव और नाक का बंद होना, या आपके कानों का मसले पैदा कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वो होता है खून, टांगों की शरियानों में खून का जमना, जिसको डीप वीन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। अगर ये फेफड़ों की शरियानों में चला जाएगा, फेफड़ों की रगों में चला जाएगा तो इसको फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं और ये एक जानलेवा साबित हो सकता है। तो ये देखना पड़ेगा कि आपका सफ़र कितने घंटे का है। अगर आपका सफ़र 4 घंटे से कम वाली फ़्लाइट का है तो ऐसा कोई मसला दरपेश नहीं होगा, मतलब बहुत कम होता है या ना होने के बराबर होता है। मगर अगर आपकी फ़्लाइट 4 घंटे से ज़्यादा की है तो उसमें ये खतरा हो सकता है, खून में रगों में खून जमने का खतरा हो सकता है। अगर वो औरतें जिनको ये खतरे की अलामत पहले से हैं, जैसे कि हाई वज़न वाली, जो ज़्यादा वज़न वाली औरतें हैं, या जिनको कोई ख़ानदानी खून जमने की बीमारी है, तो ऐसी औरतों को ये खतरा और बढ़ जाता है। तो इस खतरे को कम करने के लिए आपको अपने एयरलाइन से भी रुजू करना पड़ेगा और एयरलाइंस आपको खुद भी ये सारे प्रिकॉशंस देती हैं। वो आपको स्टॉकिंग्स प्रोवाइड करेंगी, जिसको कंप्रेशन, ग्रेजुएटेड कंप्रेशन इलास्टिक स्टॉकिंग्स बोलते हैं, डीवीटी स्टॉकिंग्स बोलते हैं। ये स्पेशल जुराबें होती हैं
जो आपको दौरान सफ़र पहननी पड़ेंगी, ये आपकी रगों में खून को जमने नहीं देंगी। और आप कोशिश करेंगी कि वक्फे वक्फे से आप पानी पिएं, ताकि आपका खून पतला रहे और वो उसको जमने में, खून को पतला करना, जैसे पानी की कमी होती है जिस्म में, तो वो खून को जमाने में खून जल्दी जम जाता है ऐसी औरतों में। तो आप वक्फे वक्फे से पानी पिए, वक्फे वक्फे से चहलकदमी करें और ढीले ढाले लूज़ कपड़े पहने, कंफर्टेबल शूज़ पहने। और आप एजियल वाली सीट लेने की कोशिश करें, क्योंकि जो खिड़की के साथ वाली सीट मिलेगी आपको, तो उसमें आप चहलकदमी नहीं कर सकेंगे, उसमें एक्सरसाइज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जो आप प्रेग्नेंट है और आप सफ़र भी कर रही हैं और आपका सफ़र 4 घंटे से ज़्यादा का है, कोशिश करें तो एजियल सीट लें, मीन खिड़की से साइड वाली सीट लें, ताकि आप आराम से उठ सकें, हल्की फुल्की चहलकदमी कर सकें, अपनी टांगों को हिला सकें। तो ये अगर आपको पहले से ही कोई प्रॉब्लम है डीवीटी का, तो आपको डीवीटी की ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन के लिए आपको हेपरिन के इंजेक्शन दिए जाएंगे। ये हेपरिन के इंजेक्शन आप दौरान सफ़र और उसके 7 दिन के बाद भी ले सकती हैं, और ये आपको खून जमने नहीं देंगी। अगर आप पहले से डिस्प्रिन ले रही हैं किसी भी वजह से, तो डिस्प्रिन भी आप कंटिन्यू कर सकती हैं। उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि क्या मैं स्किनर से गुजर सकती हूँ, इसे स्किनर का मेरे बच्चे पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा? नहीं, स्किनर का बच्चे पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आपके हमल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप आराम से स्किनर से गुजर सकती हैं। अच्छा, ऐसे कौन से हालात हैं जो जिनमें आप प्रवास नहीं कर सकती? कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें प्रवास अलाउ नहीं किया जाता। ये ऐसी कंडीशन है जैसे आपको पहले से शदीद खून की कमी है, जिनको सीवियर एनीमिया बोलते हैं। क्योंकि जहाँ पे शदीद खून की कमी होती है, वहाँ पे हीमोग्लोबिन कम होता है, और हीमोग्लोबिन हमारे जिस्म में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। अगर हीमोग्लोबिन कम है और ऑक्सीजन हमारे जिस्म में नहीं पहुँच रही है, तो आपको सांस लेने की दुश्वारी पैदा हो सकती है। दौरान सफ़र आपको सांस लेने की दुश्वारी पैदा हो सकती है। तो सीवियर एनीमिया वाले पेशेंट्स को, या वो पेशेंट जिनको पहले से ही सांस लेने की, फेफड़ों की और दिल की तकलीफ़ है, उनको हमल के दौरान प्रवास अलाउ नहीं किया जाता है। अच्छा, कुछ औरतों का ऑपरेशन किया होता है, जैसे आंत का ऑपरेशन है या अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, जिनका अपेंडिक्स निकाला गया है, उनको भी अलाउ नहीं किया जाता। कुछ एयरलाइंस के अपने प्रोटोकॉल्स हैं जो फ्रैक्चर वाले पेशेंट्स को भी अलाउ नहीं करती हैं, और जिनको कान के मिडिल ईयर की प्रॉब्लम से उनको भी अलाउ नहीं करती है, क्योंकि वो दौरान प्रवास ये मसले पड़ सकते हैं। अच्छा, आप हमल के दौरान फैसला करने से पहले कि आप सफ़र कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स हैं जो आपको अपने जहन में रखनी पड़ेगी कि आया आप सफ़र करती हैं या नहीं करती हैं। सबसे पहले आपको सोचना चाहिए कि आप इस ख़ास वक्त में क्यों सफ़र कर रही हैं। हमल के दौरान ऐसा क्या रीज़न है? अगर वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न है, तो तो ये भी आप सोचें कि आपकी ये प्रवास बहुत ज़रूरी है। आपकी प्रवास कितने फ़ासले की है? 4 घंटे से पहले की है, या दरमियाने फ़ासले की है, या लंबे फ़ासले की है? जैसे अमेरिका जाते हैं तो 24 घंटों की फ़्लाइट होती है ना, और अगर यूके जाते हैं तो 6 घंटे की फ़्लाइट होती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे फ़्लाइट का दौरानिया कितना है, हम कितने घंटे का सफ़र कर रहे हैं, और सफ़र के दौरान आप कितने हफ़्तों की आमला होंगी, और अगर आप वापस आ रही हैं तो कितने हम हफ़्तों की आमला होंगी। ये भी आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा। और आपको कुछ ऐसे पेपर्स अपने डॉक्टर से, आपको ये भी याद रखना है कि हमल के दौरान अगर आप अस्काते हमल का सोच रही हैं कि अबॉर्शन हो सकता है, तो ये जैसे आम जनरल पॉपुलेशन में होता है कि 5 औरतों में से एक को अस्काते हमल का खतरा है, तो यही सेम खतरा होता है अ, जहाज़ के सफ़र से भी। तो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मगर ये आपको सोचना पड़ेगा कि जिस मुल्क में आप जा रही हैं, वहाँ पे आपकी हेल्थ की सहूलतें मौजूद हैं, आपकी इंश्योरेंस है, आपने अपने हिफाजती टीके या अपनी गोलियाँ जो भी आपको डॉक्टर्स ने दी हैं, और ये आपको अपने बिल्कुल माइंड में रखना पड़ेगा कि ये चीज़ें मुझे लेके जानी है, और मेरे पास बीमा पॉलिसी का भी है, क्योंकि आप जिस कंट्री में जा रही हैं वहाँ की इंश्योरेंस पॉलिसी का कार्ड आपके पास है या नहीं है, और क्या वो कंट्री आपको ये फ्री चीज़ें प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा। ये चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी पड़ती हैं। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि वेदर में हवाई सफ़र के दौरान कौन सी चीज़ें लेके जाऊँ, मुझे क्या चीज़ें लेके जाना पड़ेंगी, क्योंकि अगर हमें ये चीज़ें नहीं होंगी तो हमें मुश्किल हो सकती है, और ये मुश्किल प्रेगनेंसी में और ज़्यादा होगी, क्योंकि आप एक जान नहीं हैं, आप तो 2 हैं। अब
आपके पेट में भी बच्चा है, आप 2 जाने हैं अब, तो आपको ये सारे प्रिकॉशंस करने पड़ेंगे। सबसे पहले जो प्रिकॉशंस है, अगर आपका हमल 28 हफ्तों से ज़्यादा का है तो आप अपने एयरलाइन के डॉक्टर से रुजू करेंगी, और आप अपने डॉक्टर से भी रुजू करेंगी जिसको आप दिखाती रहिए, जिसका आप एंटीनेटल लेती रहिए, और जहाँ पे आप पुख्ते वो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन पेपर देगा जिसमें ये लिखा हुआ होगा कि आपका हमल कितने हफ्तों का है और आपकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी की डेट कौन सी है। और आपका हमल सिंपल है, कोई पेचीदगी नहीं है, उसमें कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं है, और आप सफ़र के लिए फ़िट हैं। ये आपका प्रिस्क्रिप्शन पेपर, और आप उसमें कुछ स्पेशल दवाइयाँ जिसे आप ले रही हैं, या हेपरिन के इंजेक्शन, अगर आपको कोई हाई रिस्क फैक्टर है डीवीटी का, तो उसमें हेपरिन के इंजेक्शंस भी लिखे होने चाहिए। ये कुछ एयरलाइंस के अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ फॉर्म्स होते हैं, वो आपको देंगे कि ये आप फॉर्म फिल करवा के आएँ अपने डॉक्टर से। तो ये प्रिकॉशंस आपको करने पड़ेंगे, और आपको अपना बीमा पॉलिसी का कार्ड भी साथ में लेना है, और अगर आप यूरोप का सफ़र कर रही हैं तो यूरोप का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड होता है, वो आप साथ ले जाएंगी वहाँ पे, और वो कार्ड आपको फ्री या कम फीस वाली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा, जो आपको और आपके बच्चे के लिए, अगर आप खुदा न खास्ता वहाँ पे डिलीवर्ड हो रही हैं और आपको टाइम से पहले दर्द शुरू हो रहे हैं, तो वो आपको इंश्योरेंस फ्री या कम लागत वाली इलाज का आपको फ्री अलो करेगा, आपका इलाज करेगा। अच्छा, अगर आप यूरोप का सफ़र कर रही हैं तो ये कार्ड आप www.nhs.uk से फ्री ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि क्या मैं सीट बेल्ट पहन सकती हूँ? यस, आप सीट बेल्ट पहन सकती हैं, मगर ये आप यकीनी बनाएं कि सीट बेल्ट आपकी फिट हो, और आपकी थाइस के नीचे हो, और जो प्रेगनेंसी की टमी है, जो बम्प है, उसके नीचे हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा और आपको सीट बेल्ट फिट नहीं आ रही है, या आपको लंबी सीट बेल्ट चाहिए, तो आप एयर क्रूज से कांटेक्ट कर सकती हैं, वो आपकी मदद करेगा सीट बेल्ट बांधने में। अगर मैं फ़्लाइट में लेबर में चली जाऊँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि अगर मैं फ़्लाइट में लेबर में चली जाती हूँ तो मेरे लिए क्या सहूलतें होंगी। हामला औरत किसी भी वक्त दर्दों में जा सकती है, 37 हफ्तों के बाद तो किसी भी वक्त जा सकती है, मगर कभी कभी प्री टर्म लेबर भी स्टार्ट हो जाते हैं, या प्री टर्म लेबर के और थैली टूटने के अमकान बहुत कम है, मगर अगर ऐसा हो जाए तो अगर वहाँ पे कोई डॉक्टर है तो वो आपको हेल्प कर सकता है, मगर वहाँ पे प्रवास के अमले को ऐसी कोई भी तरबियत नहीं दी जाती, ऐसा कोई भी अमला तजर्बाकार नहीं होता, तो उसके लिए पायलट को कहीं और भी लैंड करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें आप अपने माइंड में रखेंगी, उसके बाद डिसाइड करेंगी कि मुझे अमल के दौरान सफ़र करना है या नहीं करना है, और आया ये सफ़र करना बहुत ज़रूरी है, तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करेंगी। और अगर कहीं भी कोई इशू है, अगर और भी कुछ पूछना है इसके बारे में, तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकती हैं। और मेरी जो क्लिनिक है वो है अलमास मेडिकल सेंटर, स्टेशन रोड, लाड़काना, और मेरी जो पोस्टिंग है वो मैं काम करती हूँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और मेरा नाम प्रोफेसर शबनम नाज़ शेख है। थैंक यू।